अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाउ बच्चों, हमारे डिस्कशन जो चालू है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग की चालू है। हमने कहा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये एक तरह का नेचुरल फिनोमेना है, कुदरती होने वाला ये एक तरह का अमल है, जिसमें ये होती है कि जो सूरज की रोशनी आती है जमीन पर आती है और जमीन से कुछ रोशनी है वो वापस जाने लगती है। लेकिन जब वो वापस जाने लगती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ये गैसेस उसको क्या कर देती है, ट्रैप ट्रैप करके उसको वो क्या करेगी, है ना, फोटोलाइट से हीट या आप बोलेंगे लाइट एनर्जी से हीट एनर्जी में तब्दील कर देती है। नतीजे में यह होता है कि सूरज से आने वाली वो रोशनी जो जमीन पर आई उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ गया, और फिर ये जो लाइट एनर्जी दोबारा हीट एनर्जी में बन गया, इसकी वजह से भी दर्जा हरारत में इजाफा हो गया। तो इसको ये जो प्रोसेस है नेचुरल है, लेकिन इंसानों की एक्टिविटी की हम बात कर रहे थे कि उसकी वजह से क्या हुआ। तो अब हम ये बात कर रहे हैं कि साइंसदानों के हिसाब से गुज़श्ता कई सालों में ये हुआ कि टेम्परेचर जो है ये बहुत ज्यादा उसमें इजाफा हुआ। ठीक है ना, लिहाजा हम ये कहते हैं कि ऑल ऑल क्या था वो, नीनो ना, ये ऑल नीनो इफेक्ट हुआ। इसके इफेक्ट के हिसाब से क्या हुआ कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर, यानी जो पूरा वर्ल्ड है उस पूरे वर्ल्ड के अंदर इफेक्ट होने लगा। उसमें से एक है कि जो खुदबैन है, खुदबैन मतलब पोल, यानी जमीन के जो दो पोल है, ये दो पोल है ना जिसको हम अंटार्कटिका और आर्कटिक रीजन बोलते हैं। तो जो खुदबैन है उस पर क्या मौजूद होती है, बर्फ, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर क्या है, बहुत कम। तो इसकी वजह से क्या होता है, जी किसको किसको वॉइस ब्रेक हो रही है, जिनको वॉइस ब्रेक हो रही है दोबारा रिकनेक्ट करो। फातिमा, दोनों फातिमा को, दूसरा फाहमी, निखात, आप लोगों को आवाज क्लियर है, ये ब्रेक हो रही है। साजिदा, मतलब क्लियर है, ठीक ठीक है ना। जिसको ब्रेक हो रही है वो दोबारा रिजॉइन करे तो वो आवाज क्लियर हो जाएगी। तो हम क्या कहते हैं, खुदबैन के ऊपर जो बर्फ है, तो अब क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो बर्फ के जो पहाड़ है वो क्या हो रहे हैं, पिघल रहे। नतीजे में क्या होगा कि जो समंदर है उसमें पानी के इजाफा ना हो, बल्कि हिमालय की जो बर्फीली चोटियां हैं इस तरह की दूसरी जगहों पर इसके आसार क्या हो रहे हैं, नुमाया हो रहे हैं। कई सालों बाद इसके नतीजे में क्या होगा, जो सतह समंदर है उसमें क्या हो जाएगा, इजाफा। और अगर सतह समंदर में इजाफा होगा तो फिर हमारे पास सुनामी जनरेट होगी, और उसकी वजह से फिर क्या होगी, तबाहियां होगी, और बहुत सारे जो सहायली शहर है वो पानी में क्या हो सकते हैं, डूब सकते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा इशू ये है कि जो हमारे पास खुदबैन के ऊपर जो बर्फ जमी हुई वो पिघलना शुरू होगी, और वो पिघल के कहाँ जाके जमा होने वाली है, पानी की शक्ल में समंदरों में। इस तरह से समंदर का जो सतह है उसमें इजाफा होगा, और जो समंदर के अंदर जो आइलैंड्स है, जजीरे हैं, छोटे छोटे शहर है, वो क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे ना। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियां आ रही है या आ सकती है। आजकल वो तहकीक का मौजू बनी हुई है, यानी आजकल उस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन है ना। एक और चीज है कि हम ग्लोबल वार्मिंग को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ इकदाम है। उसमें से है फॉसिल ईंधन के इस्तेमाल में कमी। फॉसिल ईंधन के इस्तेमाल में कमी का मतलब ये है कि हमारे पास जो पेट्रोल डीजल वगैरह है, ये जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इनको कम से कम करें। क्योंकि जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो हमने कल कहा था कि अनबर्न कार्बन, हाइड्रोकार्बन, ये अनबर्न हाइड्रोकार्बन या अध जला जो कार्बन है, ये जब हवा में जाएगा तो फिर क्या होगा, इसको तब्दील करना पड़ेगा। किसमें तब्दील करेंगे हम, तो हमने कल बोले कैटालिटिक कन्वर्टर। तो वो किस में कन्वर्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में और क्या हो गया, इजाफा। फिर वो लाइट को ट्रैप करेगा, नतीजे में वो जो लाइट ट्रैप करेगा उसको वो किस में तब्दील कर देगा, हीट में। इस तरह से दर्जा हरारत में और क्या होगा, इजाफा होगा। ठीक है ना। इसी तरह से तवानाई के इस्तेमाल में बेहतर कारगुजारी, यानी बेहतर तरीके से हमको तवानाई का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जंगलों की जो कटाई है उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं उनके अंदर आग जलाई जाती है ना, करा स्मेल्टर, लोहे को पिघलाना है। इसी तरह से बहुत सारे माइनिंग से जो प्रोडक्ट आता है उसको जलाना है, उसको पिघलाना है। तो उसके लिए क्या लगते हैं, आग। और आग के लिए क्या लगेगी, लकड़ियां। लकड़ियों के लकड़ियां जलाएंगे तो उससे क्या निकलेगा, धुआं।
तो इस तरह से फिर उसकी वजह से क्या होगा, अगेन कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या होगा, इजाफा, यानी उसकी वजह से फिर दोबारा ये होगा कि टेम्परेचर में क्या होगा, इजाफा। मजीद दरख्त लगाने की हमको क्या है, जरूरत है, यानी शजरकारी की जरूरत है, और इंसानी आबादी के इजाफे में कमी करना। अब ये एक बड़ा चैलेंज है जिसको वो बार बार इंसानी आबादी के ऊपर लाके रोक देते हैं, जबकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, लेकिन ठीक है, एनसीईआरटी है, पढ़ना जरूरी है ना। बैनुल अक़वामी पैमाने पर भी हवा में ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में कमी करने से मुतालिक क्या किए जा रहे हैं, इक़दाम किए जा रहे हैं। और इसीलिए देखते हैं कि हम क्या किया जा रहा है, शजरकारी की जा रही है, जहाँ वहां पर प्लांट्स को बढ़ाया जा रहा है, जहां पर जंगलों की कटाई वगैरह होती है उसको क्या किया जा रहा है, रोका जा रहा है, ताकि क्या हो, कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड सतह पर बाकी रहे, और ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट क्या कर ले, यूज कर ले, एब्सॉर्ब कर ले। ठीक है, ना एक और चीज है जो यहाँ पर, कि ये जो हम ग्लोबल वार्मिंग की गैस में बात कर रहे हैं, तो उसमें एक जो है ना CFC भी है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, और एक है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये दो नाम भी याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड। अब यहाँ पर इन्होंने जब ग्रीन हाउस गैसेस के नाम दिए तो सिर्फ दो ही नाम दिए, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, CFC। ये नाम हम अभी आगे पढ़ने वाले, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इसलिए इनके नाम याद रखिए, लिख के रखिए, ताकि एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। हाँ, बस परसेंटेज का प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि हमको मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा ज्यादा ही रहेंगी, क्योंकि इंसान है ना, बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं ना। अब स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की कमी, ओजोन डिप्लीशन इन दी स्ट्रेटोस्फेयर। आमतौर पे हम ये कहते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप की स्फीयर है, यानी जो हमारी जमीन है, जिस तरह से हमारे पास क्या होता है कि कोई एक कीमती चीज अगर हो तो उसके अतराफ में हम क्या करते हैं, बहुत सारी लेयर्स बना देते हैं, यानी हम सिंपल ये बोलेंगे पैकेजिंग, कवर करते हैं उसको, बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो जमीन भी बहुत कीमती है, तो इसके ऊपर अल्लाह ताला ने बहुत सारी कवर बनाई है, और उनके नाम है ट्रोपोस्फेयर्स। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि 11वीं की जो जमात है उसमें इल्म कीमिया में, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि यार ये कहाँ रहेगा, तो केमिस्ट्री के लिए मैं ये बहुत ज्यादा डिस्कशन में, सॉरी बहुत ज्यादा डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो खराब ओजोन क्या होती है उसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे, या आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। जो निचले कुर्रे हवा यानी ट्रोपोस्फेयर में बनती है, यानी निचले कुर्रे हवा में, यानी जो ट्रोपोस्फेयर है वहां पर क्या बनती है, ओजोन। और खराब ओजोन का मतलब ये है कि ओजोन की जो लेयर है वो टूटते जाएगी। ओजोन बेसिकली क्या होती है, O3, O3 है ना। ना और ये क्या करती है, पौधों और जानवरों के लिए क्या है, नुकसानदायक। लेकिन दूसरी तरफ अच्छी ओजोन भी होती है। ये ओजोन कुर्रे हवा की बालाई सतह, कुर्रे हवा की बालाई सतह मतलब जो एटमॉस्फेयर है उसका जो निचला हिस्सा है, यानी स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ये क्या करेगी, ये उन गैसें, उन रेस को जो हमारे लिए नुकसानदायक, उसको क्या करती है, रोक के रखती है। और हाँ वही मुझ पढ़ रहे हैं। और ये सूरज से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से, अल्ट्रा वायलेट मतलब यूवी रेडिएशन, वो यूवी रेडिएशन को क्या करेगी, उनके लिए वो ढाल का काम करती है, और इस तरह से वो उनको क्या कर लेती है, जज्ब कर लेती है। नतीजे में ये होता है कि यूवी रेडिएशन हमारे तक पहुंचती नहीं है, और यूवी रेडिएशन जब हमारे तक पहुंचेंगे नहीं तो हमारे डीएनए के ऊपर इसका कोई असर होगा। तो बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है, कुर्रे बाद है, कुर्रे हवा है, उसके अंदर लेयर से एक ट्रोपोस्फेयर है और एक स्ट्रेटोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर जो होती है वहां पर क्या होती है, वहां पर जो ओजोन है उस ओजोन को बोला जा रहा है खराब ओजोन, और जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसको बोला जा रहा है अच्छी ओजोन। अच्छी ओजोन का मतलब ये है कि वो ओजोन जो क्या करने वाली है, अल्ट्रा वायलेट यूवी रेस को एब्जॉर्ब करने वाली है, और उसकी वजह से इंसानों को होने वाले नुकसान से उसको क्या करने वाली है, बचाने वाली है। नाउ जानदारों के लिए आउटर मोस्ट लेयर, उसके नीचे बालाई, ठीक है, हम बोलते हैं ना बालाई खाना में, नीचे का खाने में नहीं, बालाई घर,
ठीक है ना। उज़ूयू के लिए अल्ट्रा वायलेट यानी यूवी जो किरणें होती है वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक, क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली जाके कहां पर अटैक करती है? डीएनए, और डायरेक्ट जाके कहां पर अटैक करती है? प्रोटीन्स, डीएनए और प्रोटीन्स। तो किरणों को ये तरजीह तौर पर क्या करती है? जज्ब करती है। इसलिए अगर आपको याद होगा तो जब हमने म्यूटेशन के मैकेनिज्म्स पढ़े थे तो म्यूटेशन के मामले में हमने 3 एजेंट्स पढ़े थे, केमिकल एजेंट, फिजिकल एजेंट, बायोलॉजिकल एजेंट। केमिकल एजेंट में हमने केमिकल्स की बात किए थे, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह एक्सेट्रा, और फिजिकल एजेंट में यूवी रेडिएशन, यूवी एक्सरे, यूवी रे, याद आ रहा है? तो इसीलिए यहाँ पर ये म्यूटेशन के मामले में बात हो रही है ना। इनकी मौजूदगी या इनकी प्रेजेंस, तवानाई इन सालमों के केमिकल बॉन्ड्स को क्या कर देती? तोड़ देती है। यानी डीएनए का केमिकल बॉन्ड कौन है? डीएनए के अंदर बॉन्ड कौन है? 2 स्ट्रैंड के बीच में है, और एक स्ट्रैंड में कौन है? न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइड से जोड़ने वाला फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये क्या करेंगी? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ देंगे, नतीजे में डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड है एक दूसरे से क्या होते जाएंगे? टूटते चले जाएंगे। नाउ सतह जमीन से कुर्रे हवा के ऊपर तक के हवा के सुतून में ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन इकाई डीयू, क्या होता है? डॉप्सन इकाई डीयू के पैमाने पर क्या की जाती है? नापी जाती है। यानी जो ओजोन की परत है उसकी जो मोटाई है उसको किसमें काउंट करते हैं? डॉप्सन, दैट इज डी यू। यानी डी यू मतलब डी डॉप्सन और यू मतलब यूनिट। ना ओजोन गैस जो होती है वो सालमाती ऑक्सीजन पर यूवी किरणों के अमल से मुसलसल बनती रहती है। ओजोन गैस कब बनती है? ओजोन गैस जो बनती है ये क्या होती है? जो सालमाती ऑक्सीजन है, जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, यानी जो O2 है, O2 के ऊपर क्या होगा? यूवी रेस का अटैक होगा, और यूवी रेस के अटैक की वजह से ऑक्सीजन क्या होगी? O2 से कन्वर्ट हो जाएंगी O3, और इस O3 को हम क्या कहते हैं? ओजोन। इससे पहले भी मैंने एक मरतबा एक बात बताया था आपको, शायद आपको याद होगी, ब्लड के सर्कुलेशन के टाइम, कि किसी को अगर अचानक में ये शॉक लगता है तो शॉक लगने के बाद सडनली उसकी बॉडी पूरी काली हो जाती है, ब्लैक होने लगती है, ग्रीन होती है, फिर ब्लैक होती जाती है, और उसकी डेथ होती है। उस वक्त होता क्या है? उस वक्त ये होता है कि उसके जिस्म के अंदर ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन तो पूरे बॉडी में फैली हुई है। जैसे करंट लगता है, शॉक लगता है, तो वो पूरी की पूरी ऑक्सीजन किसमें तब्दील हो जाती है? O3, ओजोन। और ओजोन में, हाँ, इसलिए उसकी बॉडी के अंदर पहले ग्रीन कलर होता है, फिर धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी ब्लैक हो जाती है। इस तरह से उसकी आगे चल के क्या होती है? डेथ। तो जो हीट शॉक लगता है अक्सर बड़े पैमाने पर जो लगता है पूरा, तो अचानक में पूरी बॉडी क्या हो जाती है? पूरी बॉडी ब्लैक पड़ जाती है, पूरी बॉडी जल जाती है। तो उस वक्त उसके बॉडी में जो ओजोन बन रही होती है वो कहाँ से बन रही होती है? ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि O2 से O3 का मीनिंग क्या है। तो जो ऑक्सीजन मौजूद है वो ऑक्सीजन को जैसी यूवी रेडिएशन मिलता है तो यूवी रेडिएशन की वजह से वो किसमें तब्दील होती जाती है? O3, ओजोन। और फिर ये स्ट्रेटोस्फेयर में सालमाती जो ऑक्सीजन है उसमें भी क्या होते रहती है? टूटते रहती है, यानी बाद में फिर वापस वो किसमें टूटेंगे? ऑक्सीजन में। नाउ स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन के बनने और टूटने के अमल में एक तवाजुन क्या होता है? बरकरार रहना, यानी कंटिन्यूअसली मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन भी बनना चाहिए, ओजोन भी बनते रहना चाहिए, ये एक प्रोसेस मेंटेन हो। लेकिन हमने क्या किया? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFC के जरिए ओजोन के टूटने में क्या कर दिया? इजाफा। और इसकी वजह से क्या हो गया? अब ये जो तवाजुन है ये क्या हो गया? बिगड़ गया। तवाजुन कैसा बिगड़ेगा? तो ओजोन बनेगी नहीं। ओजोन जब ज्यादा नहीं बनेगी तो इसका मतलब स्ट्रेटोस्फेयर की जो एबिलिटी है क्या, वो यूवी रेस को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब, वो नहीं कर पाएंगे। नतीजे में क्या होगा? यूवी रेस अगर एब्जॉर्ब नहीं होगी तो यूवी रेस पूरी जमीन पर आएंगी, और जमीन पर अगर आएंगी तो किससे इंटरेक्ट करेंगी? जानदारों से। और जानदारों से अगर वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करेंगी तो इसका मतलब जानदारों के डीएनए तक पहुंच जाएगी, और डीएनए तक अगर पहुंचेंगी तो उसकी वजह से क्या होगा? म्यूटेशन। और वो म्यूटेशंस की वजह से फिर अलग 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 क्या होगी? बीमारियां, जिसमें से एक जो बीमारी जो आमतौर पे हमको देखने को मिलती है वो है कैंसर। इसीलिए अक्सर गर्मी के दिनों में जब बहुत ज्यादा हीट होती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, तो 12 से 1-2 के बीच में लोगों को बुलाया जाता है कि भाई बाहर ना निकले, या निकले तो छाता लेके निकले, या कुछ इस तरह की चीज लेके निकले जिससे बॉडी कवर रहे। उसका रीजन यही होता है क्योंकि उस वक्त जो होता है टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से यूवी रेस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, और वो डायरेक्ट होता है।
नाउ रेफ्रिजरेशन यानी जो हमारा फ्रिज जिसको आमतौर पे हम बोलते हैं, रेफ्रिजरेशन के लिए क्या किया जाता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्या होता है, कसरत से इस्तेमाल होता है। नाउ कुर्रे हवा के निचले हिस्से में जो CFC है वो खारिज होती है और खारिज होकर वो क्या करेगी, ऊपर की जाने बढ़ती है। तो इसकी वजह से वो कहां तक पहुंच गई, स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच गई। नाउ स्ट्रेटोस्फेयर में ये क्या करेगी, यूवी किरणें पर इन पर अमल करके क्लोराइड कायम करेगी, क्लोराइड जौहर रिलीज करेंगे। नतीजे में क्या होगा, ये जो क्लोराइड है ये क्या करेगा, ओजोन को तोड़कर साल्माती ऑक्सीजन खारिज करेगा। यानी ऑक्सीजन की लेवल तो बढ़ रही है लेकिन जो O3 थी उसकी लेवल क्या हो रही है, कम। O3 कम होने का मतलब है ओजोन कम होना, और ओजोन कमजोर होने का मतलब क्या है, यूवी रेस का एब्जॉर्प्शन नहीं होना और यूवी रेस डायरेक्ट जमीन पर आना। तो CFC यानी CFC का मतलब क्या होता है, हाँ मैंने भी मालूम है मेरे को, CCl4 फॉर्मूला यही है ना इसका, क्या कुछ और है, हाँ ठीक है। तो क्लोराइड CCl4, ठीक है। तो क्लोराइड जो होते हैं यहाँ पर वो टूटना शुरू हो जाएंगे। जो CCl4 है ये ब्रेक डाउन होना शुरू होंगे और इसके ब्रेक डाउन होने की वजह से क्लोराइड बनेगा और क्लोराइड क्या करेगा, ओजोन को तोड़ेगा। यानी जो O3 है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, O2। इस तरह से O3 क्या होती है यार, चूंकि क्लोराइड सिर्फ एक कैटालिस्ट की हैसियत से काम करता है लिहाजा वो रिएक्शन में खर्च नहीं होती। कैटालिस्ट, हमने कहा कि कैटालिस्ट का मेन बड़ा काम क्या होता है, रिएक्शन को प्रोसीड करना है। तो आप सोचिए कि जब ये कैटालिस्ट का काम कर रहा होता है तो इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन को बढ़ा देगा। रिएक्शन को बढ़ा देने का दूसरा मतलब ये है कि ये रिपीटेडली काम करेगा, ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन बनते जाएंगे यानी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बनेगी और ओजोन क्या होती जाएंगी, डिप्लीट, टूटते चले जाएगी। और जितना ओजोन टूटेगा उतना यूवी रेस जमीन पर यानी जानदारों के साथ इंटरेक्ट करेगा। इसलिए CFC की कुछ मिकदार स्ट्रेटोस्फेयर में दाखिल होती है, इसका असर ओजोन की मिकदार पर मुस्तकिल और फिर क्या रहेगा, मुसलसिल पड़ता रहेगा, क्योंकि वो क्या है, कैटालिस्ट है। और कैटालिस्ट के मामले में हमने पढ़ा हुआ है कि कैटालिस्ट हमेशा रिएक्शन को आगे बढ़ाता है और वो कभी भी खत्म नहीं होता, उसको आप रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ हालांकि स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन में वसी पैमाने पर क्या हो गई है, कमी वाक़ई हो रही है, मगर अंटार्कटिक इलाके में ऊपर ओजोन में कमी बहुत नुमाया है। यानी हर जगह तो हो रही है लेकिन अंटार्कटिका इलाके में बहुत ज्यादा है। नतीजतन वहां ओजोन की परत पतली हो गई है जिसकी आम जबानों में ओजोन होल कहते हैं। तो याद रखिए कि अंटार्कटिका में जो ओजोन है उसके अंदर क्या हो चुकी है, वो जो लेयर है वो बहुत ज्यादा धीरे धीरे पतली होती जा रही है। नतीजे में उसको क्या बोला जा रहा है, ओजोन होल। और अगर ओजोन होल बनेंगे तो नतीजे में क्या होगा, उस जो बर्फ है वो पिघल जाएंगे और बर्फ के पिघलने से सतह समंदर में क्या हो जाएगा, इजाफा। और सतह समंदर में अगर इजाफा होगा तो फिर सुनामी एटसेट्रा इस तरह के प्रॉब्लम जनरेट होने वाले हैं। नाउ यहाँ पर देखिए कि ये है अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल जो अर्गवानी रंग का है। कौन सा अर्गवानी रंग, ये है क्या हुआ है, ये वाला है ना अर्गवानी, जहां पर इसकी सबसे पतली परत है। ओजोन की मोटाई जिसको हम डॉप्सन इकाई में नापी जाती है। अर्गवानी से सुर्ख तक के रंगों से दिखाए गए इस पैमाने को गौर से देखें। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल हर साल आखिरी अगस्त और इब्तिदाई अक्टूबर में नमूदार होता है बजरिए नासा ने यह बात बोली है। हम इसको यहां क्यों कंसीडर कर रहे हैं, नहीं होल, ये झोल ओजोन का है क्या पक्का, हाँ क्यों, अरे दीवानो अंटार्कटिका पोलार रीजन है ना, तो बोलना ये है कि वो पोल के पास है, तो पोल के पास है मतलब ये जो एरिया है यही वाला रीजन कौन सा है, ओजोन होल। ये वाला रीजन कौन है, ओजोन होल, क्योंकि इधर कौन है, अंटार्कटिका, पोलर रीजन, ठीक है। दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपको थ्योरी में नहीं मिलेगा बट ये यहाँ लिखा है, इसका मतलब एग्जामिनेशन में ये पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि हर साल कौन से वाले महीने में ओजोन होल अंटार्कटिका पे देखा जाता है। कब देखा जाता है, साल के अगस्त के आखिर में और इब्तिदाई अक्टूबर में। इसको याद रखना है, इसको अच्छी तरह से लिख के रखिए।
एग्जामिनेशन में ये पूछा जा सकता है, क्योंकि अक्सर क्या होता है बच्चे थ्योरी पढ़ते हैं, इस तरह के डायग्राम वगैरह के लेबलिंग को नहीं पढ़ते। ठीक, नाउ अब यूवी जो रेज होती है, तो यूवी रेज में भी यूवी अलग अलग है, यूवी ए, यूवी बी। ना यहां पर जिसकी बात हो रही है वो यूवी बी है। यूवी बी से कम तुल्य मौज की यूवी रेडिएशन यानी तापकारी तकरीबन मुकम्मल तौर पर जमीन के कुर्रे हवा के जरिए क्या हो जाती है, जज्ब हो जाती है। यूवी बी, यूवी बी से कम तुल्य मौज यानी कम वेवलेंथ। अगर कम वेवलेंथ है तो एनर्जी उसमें क्या होती है, ज्यादा। पढ़े ना ही वेवलेंथ के मामले में ट्रफ कर्स, नशेब फराज, मौज के अंदर जो आते ना, बशर्ते कि ओजोन की परत क्या हो, सालिम हो। सालिम हो मतलब कंप्लीट हो, मजबूत हो, स्ट्रांग हो। इंग्लिश में क्या वर्ड दिया है, कंप्लीट हो, है ना, कंप्लीटली। लेकिन यूवी भी क्या करती है, डीएनए को नुकसान पहुंचाती है, और उसकी वजह से क्या होता है, म्यूटेशन। इसका मतलब यह है कि हमारे लिए कौन सा वाला यूवी रेडिएशन नुकसानदायक है, यूवी बी। मैंने बोला ना कि यूवी में भी यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी, इस तरह से नंबर ऑफ नेम है। तो यूवी बी जो है, यूवी बी ये इनके नंबर पे है, ए बी सी डी, जैसा हम बोलते हैं ना पहला दूसरा तीसरा वैसा। तो यूवी बी मतलब जो बाद में दरियाफ्त हुई, ठीक है। तो यूवी बी ये क्या है, म्यूटेशन के लिए जिम्मेदार है। ये जिल्द की सन रसीदगी में क्या करती है, इजाफा। यानी अगर आप यूवी बी से इंटरेक्ट करेंगे तो आपका बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। ठीक, जिल्द के खलियों को ये क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, और मुख्तलिफ जिल्द के क्या करेगा, जिल्दी कैंसर यानी स्किन कैंसर कर सकता है। इंसानी आंखों में जो कॉर्निया है, कॉर्निया मतलब ये जो परत है ना, आइस पढ़े ना अपन ने, आंखें पढ़े ना हमने। हाँ मंसूर मियाँ, अच्छा जागिए तुम, याद आ रहा है ना। हमने आंखों की परत में ना पीछे की जो है वो 3 परतें पढ़े थे हम लोगों ने, स्क्लेरा। तो स्क्लेरा का पीछे का पोर्शन आगे मिलके क्या बनता है, कॉर्निया। ट्रांसपेरेंट जो दिख रही है हमारी, जो ट्रांसपेरेंट लेयर है, यानी ये पूरी लेयर जो ट्रांसपेरेंट है, जो ये लेयर है बट दिखती नहीं है क्लियरली, गौर से देखो तो समझ में आती है। तो वो कौन है, हमारा कॉर्निया। कॉर्निया यूवीबी की तापकारी को जज्ब कर सकती है, और यूवीबी की बड़ी खुराक कॉर्निया को क्या कर सकती है, जला सकती है। यानी कॉर्निया को क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है। इसको कहा जाता है, देखो जरा स्पेलिंग क्या है, बराबर है ना ये, स्नो ब्लाइंडनेस, कैटरेक्ट। कैटरेक्ट तो आप लोगों ने सुना होगा ना, मोतियाबिंद। और अभी आप लोग सुन रहे होंगे कि मोतियाबिंद का जो इलाज हो रहा है वो रेडिएशन से हो रहा है। वो ही है कि भाई अब पहले जमाने में ऑपरेट करते थे, अब ऑपरेट यानी सर्जरी नहीं कर रहे हैं, अब किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यूवी लेजर्स। बहुत अच्छे, लेजर का इस्तेमाल करके आंखों का जो इलाज होता है, तो उसकी बात हो रही है। इस तरह यूवी भी कॉर्निया को मुस्तकिल तौर पर क्या कर सकता है, नाकारा। तो ये जो आइडिया था, अब इसको हमने मेडिकल में इस्तेमाल कर लिए। मतलब जो चीज नाकारा कर सकती थी उसी से हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन भी कर रहे हैं, कारामद भी है ना। ओजोन में कमी को देखते हुए कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में एक बैनुल अक़वामी मुआहदे पर दस्तखत हुई, जिसको कहा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस पर सवाल किया गया है, इसको याद रखना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसके तहत ओजोन को कम करने वाले जो मादे हैं उनके खराश को क्या करना है, कंट्रोल किया जाए। ये मुआहदा 1987 में हुआ, जिसे 1989 में लागू किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जब इस तरह के टर्म आ जाते हैं ना तो ये कंफ्यूज करते हैं। पहली बात कि 1987 में ये लॉ बनाया गया, ये क्या बोलते हैं उसको, प्रोटोकॉल बनाया गया, लेकिन इसको लागू अप्लाई कब किया गया, 1989 में। इसके बाद मजीद इक़दाम उठाए गए और प्रोटोकॉल ने तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक के लिए CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और दूसरे ओजोन को कम करने वाले केमिकल के इस्तेमाल को क्या करना शुरू कर दिया, कम करने के लिए अलग अलग वाजे क्या कर दिए, अलग अलग खाके क्या कर दिए, वाजे। यानी जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उनमें कुछ अलग तरीके रहेंगे, और जो तरक्की कर रहे हैं, जो तरक्की पजीर है, उनके अंदर अलग रहेगा। ठीक है,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये याद रखना है। कौन सा वाला प्रोटोकॉल? कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसके ऊपर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है बाज़ाब्ता, तो इसको याद रखना है। चैप्टर हो गया? हाँ, डिफॉरेस्टेशन बाकी है ना। ठीक है, चलिए कल इंशाल्लाह डिफॉरेस्टेशन देख के इसको खत्म करेंगे। तो असल में ये खत्म होता है, मगरिब में हम हमारा नया एक और सबक स्टार्ट कर लेंगे। ठीक, चलिए दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह अगर कल हो गया तो कल हम इकोसिस्टम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।